नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं करण जय सिंह आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन धरातल पर कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इस पे हम ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार पड़ताल भी कर रहे हैं और हर जिले से उपायुक्त से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में, जहां हरियाणा में पूरे प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो गुरुग्राम एक ऐसा मात्र जिला रहा है जहां कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बड़ी तेजी से बढ़े हैं। आखिर धरातल पर क्या काम किया जा रहा है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक में। धन्यवाद। हाँ सर, पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की, गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला रहा है जहां पर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है कोरोना का वो गुरुग्राम में बढ़ा है। आखिर क्या वजह मानते हैं इसकी? ये देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, आप देखेंगे तो जो गुरुग्राम है वो हमारे स्टेट का मुख्य इकोनॉमिक केंद्र है। हमारे यहाँ आवाजाही बहुत ज्यादा है, चाहे वो विदेशों से हो चाहे दिल्ली से हो। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, आपस में कारोबार भी बहुत है। तो जब भी दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में जब भी केस बढ़ेंगे तो उसके बाद गुरुग्राम में ऑटोमेटिकली बढ़ते ही हैं। और इसके अतिरिक्त बाहर से, क्योंकि एमएनसी के बहुत सारे यहाँ ऑफिसेज हैं, तो विदेशों से लेके पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। तो इस वजह से यहाँ केसेस हमेशा दिल्ली को फॉलो करते हैं। हाँ सर, धरातल पर आप काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जो धरातल पर काम करता है काफी सारी चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है। आपके सामने क्या चुनौतियां थी? जी देखिए, इस समय सबसे पहली चुनौती तो ऑक्सीजन के प्रबंधन को ही आई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई शुरुआत में उतनी नहीं थी कि आदमी कंफर्टेबल हो सके, पर उसको मैनेज किया गया। धीरे धीरे सप्लाई बढ़ी, प्रबंधन भी और अच्छा हुआ, बफर स्टॉक भी बनाया गया। हरियाणा सरकार ने इसमें बहुत ज्यादा सहयोग किया। उड़ीसा, अंगुल और राउरकेला तक से टैंकर एयरलिफ्ट करके और ट्रेन से यहाँ तक पहुंचाए गए। तो अब ये स्थिति है कि हम ऑक्सीजन के मामले में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, हमारे पास सरप्लस है। हर अस्पताल को जितनी चाहिए उसको दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स को भी सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। दूसरी चुनौती हॉस्पिटल में बेड्स को लेकर थी, क्योंकि जब एकदम से केसेस बढ़े और क्रिटिकल केसेस भी बढ़े तो जो आईसीयू और वेंटिलेटर्स बेड हैं उनकी एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। जितने हमारी हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम से इतने को केटर करने के लिए जो पर्याप्त शायद नहीं थे। इसके अलावा दिल्ली से और बाकी आसपास के स्टेट से भी पेशेंट्स गुरुग्राम में बहुत आते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगभग 35 से 40% जो हमारे इन पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में गुरुग्राम से बाहर के होते हैं। तो ये भी एक बेड्स की को भी फटाफट बढ़ाना भी एक चुनौती थी। हाँ सर, बिल्कुल, मैं इस पर ज्यादा बातचीत करूंगा बाद में, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए आपने भी कहा कि आर्थिक राजधानी कहा जाता है गुरुग्राम को हरियाणा की। हाँ सर, मानेसर है या गुरुग्राम है, औद्योगिक नगरी है। एक तरफ उद्योग गतिविधियां चलती रहे, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे और वहां पर कोरोना का संक्रमण ना फैले, क्योंकि कंपनियों में जाहिर तौर पर बहुत सारी लेबर जो है वो काम करती है एक समय पर। कितना चैलेंजिंग था सर कि आर्थिक गतिविधियां चलती रहे लेकिन कोरोना का संक्रमण ना बढ़े? जी देखिए, काफी चैलेंजिंग था इस बैलेंस को बनाना, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी चलनी जरूरी है, नहीं तो अन्यथा जैसे पिछली लहर के समय था कि मजदूरों का पलायन भारी संख्या में हुआ था या राशन बहुत ज्यादा बांटना पड़ा था, ऐसी स्थिति सामने आ सकती थी। तो हमें उसको भी बैलेंस करना था, इकोनॉमिक गतिविधियां भी चलती रहें, देश का भी नुकसान ना हो वो भी देखना था, और साथ साथ कोरोना का संक्रमण भी ना फैले ये भी इंश्योर करना जरूरी था। तो हमने सारी इंडस्ट्रियल जितनी भी वेलफेयर एसोसिएशन हैं इन सबको अपने भरोसे में लिया, प्रोटोकॉल सेट किए, जो बड़ी कंपनीज हैं सारी उनसे बातें करी कि आप अपनी शिफ्ट को स्टैगर करें, एक साथ ज़्यादा लेबर को या जो आपका स्टाफ है उसको एक साथ ज़्यादा ना लेकर आएँ, उनके लंच आवर्स स्टैगर करें, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कराएं, आप उनको मास्किंग या सैनिटाइजेशन के प्रिंसिपल्स कैसे सिखाएं। तो इन सब के ऊपर मेहनत करी गई, तभी लेबर जो हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां पे कोई बहुत ज्यादा संक्रमण के केसेस नहीं है। लॉकडाउन लगाने में और उसका पालन ठीक तरह से हो, इसमें भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। किस तरह से आपकी ओर से प्रयास किए गए? जी देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो था वो हमने लोगों को ही हाथ में दिया। हमारा जो अधिकतर शहरी क्षेत्र है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो आरडब्ल्यूएस को हमने विश्वास में लिया, आरडब्ल्यूएस को एम्पावर किया, उन्हें समझाया कि ये क्यों जरूरी है। इसके साथ साथ जो हमारी सिविल डिफेंस की टीम है उसको एक्टिवेट किया। जो हमारा पुलिस या सिविल प्रशासन है उसका रोल तो रहता ही है, पर आरडब्ल्यूएस ने लॉकडाउन को इम्पोज करने में बड़ा बेहतर काम किया, और वो सोसाइटीज जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में केस थे आज की डेट में सिंगल डिजिट में अधिकतर आ चुकी है। हाँ सर, पहली लहर में हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो मजदूरों का पलायन था वो शुरू हो गया था।
सेकेंड वेव में भी हमने अधिकतर देखा कि मजदूर जो है पलायन कर रहे थे, लेकिन उस संख्या में नहीं किया गया। क्या इंडस्ट्रियल से बातचीत की गई, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनसे वार्तालाप की गई, उनसे बातचीत की गई, उनको समझाया गया कि आप अपने जो लेबर हैं उनको रखिए यहीं पर, उनका सारा इंतजाम करके दीजिए? जी बिल्कुल, ये और इसमें सभी इंडस्ट्रीज ने सहयोग भी पूरा किया और बहुतों ने तो लेबर इन हाउस भी रखी, सारा खर्चा भी उठाया, ध्यान भी रखा। तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का और इंडस्ट्रीज का बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस बार इसमें रहा। सर, ऑक्सीजन को लेकर काफी चर्चा में रहा विषय गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी थी। निजी अस्पताल जो थे वो बार बार ट्वीट करके जिला प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। किस तरह के इंतजाम आपकी तरफ से किए गए ऑक्सीजन को लेकर, और शुरुआती दौर में सर क्या स्थिति थी, क्या ऑक्सीजन की वाकई में कमी थी गुरुग्राम में? जी देखिए, एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी थी क्योंकि मरीजों की संख्या और क्रिटिकल मरीजों की संख्या बहुत हुई थी एकदम से। और मरीज जितना क्रिटिकल होता है कोविड-19 के इन्फेक्शन में, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। जितने मरीज आईसीयू में होंगे, वेंट्स पे होंगे, सीपैप या बाईपैप में, जिसको हम एनआईवीज भी बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, उस पे होंगे, ऑक्सीजन की खपत उतनी ही बढ़ती है। और इसी वजह से ऑक्सीजन यदि दी भी जा रही थी तो हॉस्पिटल में सप्लाईज बड़ी जल्दी इसमें एग्जॉस्ट हो रही थी। आप देखेंगे तो दिल्ली में भी लगभग यही स्थिति थी, पर धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई भी सुचारू हुई, डिस्ट्रीब्यूशन भी सुचारू हुई। हमने इसको पूरी तरह से ऑटो मोड पे अब ले आए हैं। हमने एक इसमें ऐप भी बनाई जिसका नाम हमने रखा ऑक्सीगमन ऐप। ये ऑक्सीगमन ऐप हमको रियल टाइम पिक्चर देती है कि हमारे सारे रिफिलिंग स्टेशन में कितनी ऑक्सीजन आ रही है, कितनी जा रही है। हमने साइंटिफिक तरीके से हर हॉस्पिटल का कोटा एलोकेट किया और ये रियल टाइम आता रहता है कि किस हॉस्पिटल को कितना ऑक्सीजन चला गया है, कितना उसका बकाया है। तो इसकी मैनेजमेंट हमने काफी अच्छी करी आगे आने वाले टाइम में, और बफर स्टॉक हमने जगह जगह बनाया। लेकिन सर, एक दो हॉस्पिटल्स में हादसे हुए और आपकी ओर से जांच के आदेश भी दिए गए। कहां तक जांच पहुंची और क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया उसमें? देखिए, ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज हैं, दोनों एसडीएम साहिबान ने करी थी और अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये डेथ्स हुई हो। पर इसमें भी मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल ने यदि एसओएस रेज किया तो हमने उस तक ऑक्सीजन जरूर पहुंचाई शुरुआत के दिनों में भी। यानी निजी अस्पताल से सहयोग मिल पाया है सर, क्योंकि गुरुग्राम की अगर बात करें तो 60 से ज्यादा निजी अस्पताल गुरुग्राम में है, बड़ी संख्या में है। तो कहीं ना कहीं तालमेल का जो बात है जिला स्वास्थ्य विभाग की, जिला प्रशासन की निजी अस्पतालों से, वो रहनी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी है जिसमें निजी अस्पताल का सहयोग बेहद जरूरी है सर। जी, मैं तो कहूंगा आप निजी अस्पतालों से बात करके देखें कि कितना सहयोग उनको है या नहीं है। 102, आप 60 की बात कर रहे हैं, 102 अस्पताल हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको हम एश्योर्ड ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। बहुतों के संचालकों से तो मेरी खुद निजी तौर पे बात होती है, तो किसी भी प्रकार का तालमेल का अभाव नहीं है। आईएमए से भी हमारी नियमित रूप से मीटिंग्स होती हैं और ना ही किसी के पास अब ऑक्सीजन की समस्या है। इनफैक्ट बीच में तो ऑक्सीजन का प्रबंधन इतना एफिशिएंट हो गया था कि अब तो हम हफ्ते में 2 या 3 दिन कुछ पीरियड ऐसा भी दे देते हैं कि किसी हॉस्पिटल को जितने भी सिलेंडर्स चाहिए तो बिना रिस्ट्रिक्शन के वो आके उसको भरवा सकता है, अब ओवर एंड अबव द कोटा। अच्छा सर, हमने अधिकतर जिलों में देखा है कि कुछ जो निजी अस्पताल थे वो ऑक्सीजन की स्टोरेज भी कर रहे थे, उनके खिलाफ कहीं कार्रवाई भी की। क्या गुरुग्राम में ऐसी बात निकल के सामने आई कहीं से? जी, अब तक तो ऐसी बात निकल के सामने नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ अस्पतालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और हॉस्पिटल्स की खपत भी बहुत है। और इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि पेशेंट्स भी हमारे यहाँ केवल गुरुग्राम के ही नहीं, दिल्ली से, यूपी से, बाकी सारे हरियाणा से, राजस्थान से, सब तरफ से आते हैं। लगातार अस्पतालों में जो बेड की संख्या थी वो तेजी से बढ़ी। आपने पहले भी बताया कि दिल्ली से या भारी जिलों से, जो राज्यों से लोग जो है वो गुरुग्राम आए और यहाँ पर अपना इलाज कराया। लेकिन गुरुग्राम वासियों को दिक्कत ना हो, गुरुग्राम वासियों को बेड समय पर मिल जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई थी? जी देखिए, एक आप बात देखें तो मानवीय दृष्टि से पेशेंट तो पेशेंट है और भारत का संविधान भी यही कहता है कि भारतवासी सारे एक हैं। तो आप लोकल की दृष्टि से कोई डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पर इसके बावजूद हमने ये जरूर प्रयत्न किया था, हमने अपनी जो वेबसाइट है उस पर वो लोग जिनके पास गुड़गांव का आधार कार्ड का एड्रेस है, यदि किसको उसमें से हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो वहाँ रजिस्टर हो सकता था। और हमारी टीम से ये प्रयत्न करती थी कि इनको हम जरूर बेड दिलवा दें। बहुतों को दिलवाया, कुछ को नहीं भी मिल पाया, परंतु किसी प्रकार की, देखिए पेशेंट की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि हमें इससे नहीं सोचना चाहिए कि वो कहाँ से आया है। कोई भी आदमी अगर गुरुग्राम में आया है तो आशा लेकर ही आया है, यही सोचकर ही आया है। सर, हमने अधिकतर राज्यों में देखा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बैंक बनाया गया है। पहले प्लाज्मा बैंक बनाया गया था, हालांकि अब गाइडलाइंस चेंज हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बैंक बनाए गए हैं। गुरुग्राम में क्या तैयारी है? क्या गुरुग्राम में बनाया जा रहा है? उन मरीजों को इलाज मिल सके जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर सिलेंडर नहीं होता है तो उससे काम चला सके उनका। जी बिल्कुल, गुरुग्राम में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक पहले ही बन चुका है। हमारे पास लगभग इस समय
200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का बैंक है। इसकी संख्या में हम और भी इजाफा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जितने भी नए हॉस्पिटल बनाए हैं या RWAs हैं, उनको भी हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं या देने जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की संख्या से कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। सर, वैक्सीनेशन की अगर बात करें, गुरुग्राम में वैक्सीनेशन जब से चला, गुरुग्राम की बात ले लें या और राज्यों की बात ले लें, अधिकतर जगह देखने को मिला कि शुरुआती दौर में लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति थी वैक्सीन को लेकर। गुरुग्राम में क्या स्थिति थी, क्या लोगों के अंदर भ्रम था और उसको कैसे दूर किया गया आपके द्वारा? जी देखिए, थोड़ी वैक्सीन हेजिटेंसी जरूर थी, क्योंकि लगभग हर जगह ही थी कि कुछ मीडिया में भी अलग अलग किस्म की खबरें वैक्सीन को लेकर आ रही थी। परंतु देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जो भारत में प्रयुक्त होने वाली दोनों वैक्सीन हैं, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बहुत पुरानी, बरसों पुरानी टेक्नोलॉजी है। यदि हम अपने छोटे नवजात शिशु को वैक्सीन लगवा सकते हैं तो हमें इसको लेने में कोई हेजिटेंसी नहीं करनी चाहिए। सर, लेकिन 18+ के जो युवा हैं उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, काफी परेशानी आ रही है। एक जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टाइम स्लॉट भी बांध दिया गया था कि 6 से 7 बजे तक जो है वो स्लॉट बांटे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद कई युवा ऐसे हैं जिनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। जी देखिए, वो सब इस पर डिपेंड करता है कि वैक्सीन की संख्या सरकार से कितनी आ रही है और कितने वैक्सीनेशन स्लॉट ओपन है। तो इस समय जैसा कि आपने देखा, सेकंड वेव के बाद लोगों में वैक्सीन लगाने की ललक भी ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग उस साइट को एक साथ हिट करते हैं। स्लॉट्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो उसमें फिर वो वाली बात है कि किसका लक से किसको स्लॉट मिल जाता है। परंतु मुझे लगता है जैसे जैसे और आपूर्ति और आएगी वैक्सीन की, तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अब कोरोना अपने पैर पसार रहा है, क्योंकि हमने देखने को मिला पहले शहरी क्षेत्र में, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में जो है कोरोना केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वहां पर इतने केसेस ना फैले, वहां पर टाइम से स्क्रीनिंग हो, टाइम से टेस्टिंग हो, उसकी कैसे सुविधा निश्चित कर रहे हैं आप? देखिए, इस विषय में मैं आपको जरूर विस्तार से बताना चाहूंगा। हरियाणा सरकार ने अभी 15 मई को एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम रखा है हरियाणा विलेजर्स जनरल हेल्थ चेकअप स्कीम। इस स्कीम का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि जो हमारी टीमें हैं वो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें हर गांव के लेवल पे 2 टीम का गठन किया गया है, एक जिसको हम फील्ड टीम कहते हैं और एक हेडक्वार्टर टीम। फील्ड टीम के अंदर हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, आशा बहनें हैं, उसी गांव के स्कूल के टीचर हैं। इसके अतिरिक्त जो उस गांव के कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, पूर्व सरपंच हो, चेयरमैन हो, ताकि टीम का विश्वास, गांव के लोगों में टीम के ऊपर विश्वास बने, आपसी परस्पर समन्वय हो, उनको लिया गया है। ग्राम सचिव को भी साथ में लगाया गया है। इस टीम का मुख्य कार्य होता है कि वो हर घर में जाके प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करेगी, और यदि किसी व्यक्ति में ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स हैं या कोई हाई रिस्क है, कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को वो चिन्हित करती हैं। ऐसे व्यक्तियों को फिर हेडक्वार्टर टीम के पास, जो उसी गांव में ही स्टेशन होती है, उनके पास भेजा जाता है। जो हेडक्वार्टर टीम उसकी डिटेल में असेसमेंट करती है। उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर भी होता है, BP की मशीन भी होती है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी होती है। उसमें जो भी व्यक्ति उनको ऐसा लगता है कि ये एट रिस्क हो सकता है या सस्पिशन हो सकता है कोरोना का, उसका वहीं मौके पर ही टेस्ट किया जाता है। सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आप जो भी बड़ा गांव है, कोशिश तो आप ये करें कि हर गांव में एक आइसोलेशन सेंटर बनाएं। तो बड़ा गांव है वहां जरूर बनाएं जहां से आसपास के 1-2 गांव भी लिंक हो सके। इसके अतिरिक्त हमने गुड़गांव के अंदर 3 हॉस्पिटल अलग अलग ब्लॉक्स में ही बनाए हैं। सोना ब्लॉक में एक मृदुल कौल फाउंडेशन द्वारा एक हॉस्पिटल बनाया गया है 40 बेड का, वो भी 1 या 2 दिन में अभी ऑपरेशनल हो जाएगा। पटौदी के अंदर भोड़ा कला में 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, और मानेसर क्षेत्र के लिए होंडा कंपनी के सहयोग से एक 100 बेड का अस्पताल भी बनाया है। यदि केस हमारा नॉर्मल है, उसको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है और होम में अगर वो घर में आइसोलेट हो सकता है, तो उसको टीम जो है होम आइसोलेशन भेज देती है। अब होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स को एक होम आइसोलेशन किट्स भी प्रदान करी जा रही हैं। इस किट के अंदर 15 चीजें हैं। 9 एलोपैथिक की दवाइयां हैं, 3 आयुर्वेद की इम्यूनिटी बूस्टर हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर है और स्टीमर है। इसके साथ में एक हिंदी भाषा में, सरल भाषा में एक बुकलेट है कि आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है। जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें और आशा बहनें हैं, वो भी घर को समझा के आती हैं कि आपको इसकी देखभाल कैसे करनी है। जिस पेशेंट के सिम्टम होम पे अगर वो आइसोलेट नहीं होता, तो उसको गांव के ही आइसोलेशन सेंटर में रख दिया जाता है। और यदि उसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे उसको थोड़ा और केयर की आवश्यकता है, तो उनको लिंक हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं, और वहां पे भी यदि नहीं संभलता तो हम इसको और आगे बड़े अस्पतालों में भेज देते हैं। सर, गुरुग्राम के भी अधिकतर गांव में लगभग कोरोना पहुंच चुका है। क्या मानते हैं कि लॉकडाउन की पालन इस गांव में नहीं हुआ तमाम में, इसलिए कोरोना केसेस बढ़े हैं यहाँ पर? मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा कि अभी मेरा ये मानना है कि गुड़गांव के गांवों में कोरोना का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में लगभग 5000 टेस्ट गांवों में किए हैं, पिछले 5-6 दिनों में, और उसके अंदर से
44 पेशेंट पॉजिटिव मिले हैं। तो फीवर के केसेस जरूर हैं, पर वो फीवर सीजनल फ्लू है या कोरोना है, अब तक के जो टेस्टिंग के आंकड़े हैं वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि कोरोना की कोई संख्या गांवों में बहुत अधिक हो। थोड़ा बहुत जरूर है, पर उसको यदि हम इसी स्टेज पे रोक दें, पहचान लें, आइसोलेशन कर दें, ट्रीटमेंट ठीक कर दें, तो मेरा ये पक्का यकीन है कि हम आगामी 7-8 दिनों में गांव में जो कोरोना के यदि कोई बढ़ते हुए कदम है तो उसको रोक सकते हैं। हाँ सर, कई जगह ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि गांव में कोरोना तो है और लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं, लोगों की डेथ भी हो रही है, लेकिन वो गांव वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं जिला प्रशासन के साथ। क्या गुरुग्राम में भी ऐसी स्थिति है? जी, मेरे पास तो ऐसी दिक्कत नहीं आई। हमारे यहाँ के जो लोग हैं काफी जागरूक हैं, और जैसे मैंने कहा हम टेस्टिंग कर रहे हैं गाँव में, तो पिछले 5 दिनों में तो हमें कोई प्रतिरोध ऐसा देखने को नहीं मिला है। सर, एक तरफ हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, अभी दूसरी लहर से ही जूझ रहे हैं, वहीं अब दूसरी ओर ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसार रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से ही ब्लैक फंगस के सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इसको, क्या तैयारी है इसके लिए? जी देखिए, जो ब्लैक फंगस जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक इन्वायरमेंट में आम पाए जाने वाली फंगस है, परंतु यदि आदमी की इम्यूनिटी ठीक है और उसको कोई सेकेंडरी कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा नहीं है तो ये इन्फेक्शन आमतौर पर नहीं होता। पर जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के इलाज के लिए सीरियस मरीजों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल काफी होता है। स्टेरॉइड जो है वो इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है और जो बॉडी के शुगर लेवल्स हैं उनको भी डिरेंज करता है। तो ऐसे में यदि खासतौर पे वो मरीज जो डायबिटिक्स हैं और कोरोना से ग्रसित हुए और उनको काफी मात्रा में स्टेरॉइड देना पड़ा है, तो ऐसे केस ज्यादा आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। और यदि आप गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के अपने मरीज उतने नहीं हैं जितने कि हमारे अस्पतालों में हैं, क्योंकि मरीज पूरी स्टेट से आते हैं। ब्लैक फंगस की देखिए ट्रीटमेंट 2 है मुख्य। ये बड़ी एक अग्रेसिव फंगस है और खतरनाक भी है, जानलेवा है। तो इसमें हमें सर्जरी भी इमीडिएट करनी पड़ती है कि जो पार्ट इन्फेक्टेड है उस पार्ट को भी हम निकाल दें। और दूसरा, इसमें एक ड्रग है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। ये एम्फोटेरिसिन बी को भी लगाना बेहद आवश्यक होता है कि ये दोनों ट्रीटमेंट अगर कंजंक्शन में चलें तो काफी केसेस इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और यदि परंतु इसमें ट्रीटमेंट में यदि देरी हो तो फिर परेशानी वाली बात इसमें आ जाती है, जानलेवा स्थिति भी बन सकती है। जहां तक बात है सर्जरीज की, तो हमारे गुड़गांव के जो हॉस्पिटल्स हैं अच्छे, वहां पे अच्छे हमारे पास सर्जन अवेलेबल है। इसके अलावा सरकार ने जो हमारा SGT मेडिकल कॉलेज है उसको भी एक इसका नोडल सेंटर डिक्लेयर करा है कि वहां पे वो व्यक्ति जो बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते उनका इलाज वहां हो सकता है। और एम्फोटेरिसिन बी के लिए सरकार ने एक स्टेट लेवल पे कमेटी गठित कर दी है ताकि इस दवा की किसी भी प्रकार से कालाबाजारी या नकली दवा ये मार्केट में ना जाए। तो उस कमेटी के माध्यम से ही एम्फोटेरिसिन बी रिलीज होती है। हॉस्पिटल्स को एक निर्धारित परफॉर्मा दिया गया है, उनको वो निर्धारित परफॉर्मा भर के पेशेंट का जो डिटेल्स उस परफॉर्मा के अंदर है वो पूरी ठीक से डाल के उसको उस कमेटी पे एक ईमेल के माध्यम से भेजना होगा। कमेटी रोज सुबह 12 बजे मिलती है। जो केसेस उसको लगते हैं कि ठीक है, वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमेटी है, उसको वो दवा अलॉट कर दी जाती है और फिर वो दवा यहाँ से उस हॉस्पिटल को इश्यू हो जाती है उसी मरीज के नाम की। उस मरीज पे वो दवा प्रयुक्त कर ली गई है, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी हॉस्पिटल को वापस कमेटी को भेजना होगा। लेकिन सर, कोरोना में हमने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए काफी कालाबाजारी हुई। गुरुग्राम में भी कई लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। ब्लैक फंगस मामले में भी कहा जा रहा है कि दवाइयां जो हैं बहुत महंगी हैं और वो इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। उसकी कालाबाजारी ना हो, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? बताया वही, उसी का यही तो तरीका है। देखिए, रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी तब रुकी जब सरकार ने उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इंजेक्शन रेमडेसिविर के डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से एलोकेट होते हैं। तो इसमें तो सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी के लिए तो पहले ही कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और जो दवाई चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सरकार की इसी कमेटी के माध्यम से ही एलोकेट होकर हॉस्पिटल तक जाएगी। सर, तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और वो बच्चों को इन्फेक्ट कर सकती है। उसके लिए क्या तैयारी है कि बच्चों का इन्फेक्शन ना पहुंचे वहां तक, क्योंकि हम दूसरी लहर से जूझ रहे हैं, हालात कहीं बदतर ना हो जाएं। उसके लिए क्या कुछ तैयारी जिला स्तर पर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस समय ये सभी अनुमान ही हैं, परंतु वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्योंकि अब तक इस वायरस का जो बिहेवियर रहा है कि तीसरी लहर कब आएगी, कितनी आएगी, किसको अफेक्ट करेगी, निश्चित तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है, परंतु तैयारी तो हमें अपनी पूरी रखनी ही पड़ेगी। तो जैसे इसमें एक सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स के हमने बेड्स बढ़ाए, चाहे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए, ये सारे के सारे यथावत रहेंगे ताकि यदि तीसरी लहर आती भी है तो हमें बेड्स की दिक्कत ना हो। डॉक्टर्स की भी जो हमने अभी अरेंजमेंट करी है इंक्रीज, ये भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे ताकि ट्रेन मेडिकल स्टाफ की भी दिक्कत ना हो।
अभी हम आईसीयू और वेंटिलेटर्स के बेड बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, ताकि यदि मरीज और गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो हमारे आईसीयू और वेंटिलेटर्स बेड पे किसी प्रकार की कमी ना हो। ऑक्सीजन के लिए हम अधिकतम प्लांट्स लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे सिविल हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। जो बाकी सरकारी फैसिलिटीज हैं वहां पे भी आने वाले और 15 से 20 दिन में 4 या 5 प्लांट्स और लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम कम से कम 5 या 6 प्लांट बॉटलिंग प्लांट्स लगाएंगे बूस्टर के साथ में, जिसके सभी टाई अप्स हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ऑक्सीजन प्लांट्स ऑर्डर करने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आगामी 2 से ढाई महीने के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड का कम से कम 60 से 70% हिस्सा हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। हमें ऑक्सीजन के लिए भी उतना बाहर से ऑक्सीजन लाने पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे। आप एक अधिकारी हैं, लगातार फील्ड पर आपको रहना पड़ता है, धरातल पर काम करना पड़ता है, लेकिन अपनी सेफ्टी भी, अपनी जिम्मेदारी रखना, अपने आपको प्रिकॉशन रखना, कोरोना की चपेट में कहीं ना आ जाए, उसका भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आपका भी एक परिवार है पीछे। क्या परिवार से कभी कहा जाता है कि थोड़ा सा बचाव रखिए या बाहर कम निकलिए? क्योंकि हम भी बाहर निकलते हैं, हमें भी कहा जाता है कि थोड़ा कम बाहर निकलिए। तो सर, कैसे आप अपने आप को सिक्योर करते हैं? क्या कुछ प्रिकॉशन स्टेप्स उठाते हैं आप? देखिए, प्रिकॉशन तो इसमें बड़ी सिंपल है कोरोना में। जो सबसे आसान तरीका है, एक तो आपको वैक्सीनेट जितनी जल्दी आप हो सकते हैं होइए, कम से कम आप सीरियस बीमारी से तो बचेंगे। परंतु एक तो अपना मास्क, अच्छा मास्क पहने, मास्क को ढंग से पहने, मुंह और नाक दोनों ढकी होनी चाहिए, साइड से आपकी स्ट्रैप्स टाइट होनी चाहिए, भीड़ में ना जाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें या धोते रहें, साफ रखें। सबसे आसान तो यही 3 तरीके हैं कोरोना से बचने के। मैं सारी प्रिकॉशंस ये रखता हूँ और ये प्रयत्न रखता हूँ कि इसमें मेरे से किसी भी मामले में कोई लापरवाही या चूक ना हो। बाकी आपने कहा जी कि परिवार की तरफ से तो बात आती ही है, परंतु एक जिम्मेवारी भी है और सरकार हमारा हर समय ध्यान रखती है। तो यदि इस समय हमारे लोगों को, सरकार को जरूरत है कि हम लोग दिन रात भी यदि काम करें तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी लोगों के प्रति कर्तव्य है एक, तो उसको पूरा करने के लिए तो जो मेहनत करनी पड़े कम है। सर, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यदि किसी में, आपके परिवार में किसी को भी कोरोना की पुष्टि होती है तो पैनिक ना करें। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि 90% से अधिक केसेस जो हैं वो माइल्ड होते हैं और घर पे ही मैनेज किए जा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि केस थोड़ा सा भी खराब हो रहा है, आपका SpO2 90 के नीचे आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, फीवर हाई ग्रेड लगातार है, तो उसमें आप सहायता जो है वो जल्दी लें। उस स्थिति में आप वेट ना करें कि मैं अभी भी घर पे ही मैनेज करूंगा। उस स्थिति में आप अस्पताल की सहायता जल्दी लें ताकि आपको तभी के तभी स्टेबलाइज किया जा सके। जो अधिकतर क्रिटिकल केस बनते हैं या जो पेशेंट अचानक से क्रैश करता है, वो इसलिए होते हैं कि हॉस्पिटल की जो मदद या जो प्रोफेशनल्स की मदद है वो काफी देरी से ली गई। अब जैसे धीरे धीरे कोरोना नीचे की ओर है, तो हमने जैसे पिछली बार फर्स्ट वेव के बाद देखा था कि आम जनमानस ने, अधिकतर ने एकदम से प्रिकॉशंस लेनी छोड़ दी थी। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, आप पहली बात तो भीड़ भाड़ में जाने से ही बचें। यदि जाना भी पड़े तो मास्किंग, दूरी मेंटेन करना, अपने हाथ को क्लीन रखना, इसका पालन आप अवश्य करें। ये बेहद जरूरी है। यदि आप इतनी 3-4 चीजें ये फॉलो करेंगे तो मेरा ये मानना है आप निश्चित तौर पे कोरोना से काफी हद तक बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो कोरोना से बचाव के लिए उपाय अपनाएं, सावधानी बरतें, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। अगर किसी आपके आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर को दिखाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन और सरकार लगातार आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और पड़ताल करेंगे किसी और जिले की। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।